बहुत बड़ी जनसंख्या है नौजवानों की जो बेरोजगार है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा एक वर्ग है जो देख रहा है कि कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में पूरी सत्ता और अर्थव्यवस्था केंद्रित है। तो जब वो देख रहे हैं कि मेरा जीवन स्तर नीचे जा रहा है और कुछ ही लोगों का जीवन स्तर ऊपर जा रहा है और उनके बाल बच्चे खूब ऐश कर रहे हैं, तो नौजवानों के अंदर में क्रोध जो है वो हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे बगल में विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। एक शानदार चैनल चलाते हैं अपना यूट्यूब पर, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं इस स्वागत के साथ में जरा अपने पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि श्रीलंका में हमने पहले देखा, उसके बाद बांग्लादेश में हमने देखा, उसके बाद हम नेपाल भी देख रहे हैं। तख्ता पलट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, जिस तरह से मतलब आग लगी हुई है, वो अपने आप में हैरान कर रही है। और ये एक पैटर्न की तरह नजर आ रहा है। हो क्या रहा है अपने पड़ोसी मुल्कों में? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। आपने सही चिन्हित किया कि 2022 में श्रीलंका में सबसे पहले विद्रोह हुआ। राजपक्षे दोनों बंधुओं को, गोटाबाया और जो उनके छोटे भाई हैं, दोनों को छोड़ के भागना पड़ा देश। फिर उसके बाद में आपके बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना अपदस्थ हुई और उन्होंने भारत में शरण ली। और अब हम देख रहे हैं कि ओली साहब जो हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया है और नेपाल में भी जो है अस्थिरता का माहौल है। तो ये वाकई में बहुत आपने उत्तम सवाल किया है कि भाई क्यों बार बार साउथ एशिया या दक्षिण एशिया जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर में ये सार्क कंट्रीज आती हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव्स, तो इसमें से अधिकतर राष्ट्रों में जनता जो है वो क्यों विद्रोह का बिगुल बजा रही है? बार बार क्यों चल रहा है साउथ एशिया? बार बार विद्रोह की चिंगारी साउथ एशिया में क्यों पनप रही है? इसमें देखिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मैंने कल इसके ऊपर में एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव में। उसमें देखिए मेनली एनालिसिस ये किया था, उसका सार मैं यहाँ बता देता हूँ कि बढ़ती हुई आर्थिक असमानता जो है वो पूरे साउथ एशिया का एक, समझ लीजिए कि एक सिंबल है, ना केवल साउथ एशिया बल्कि एक ग्लोबली हर जगह देखा जा रहा है। बट जो साउथ एशिया में खासियत है वो है एक बहुत बड़ी नौजवान फौज। जब आर्थिक असमानता बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, तो आप ये समझ लेना कि ये बहुत ही पोटेंट वेपन है किसी भी विद्रोह की चिंगारी को जन्म देने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पोटेंट मिश्रण है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि साउथ एशिया में बहुत बड़ी जनसंख्या है नौजवानों की जो बेरोजगार है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा एक वर्ग है जो देख रहा है कि कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में पूरी सत्ता और अर्थव्यवस्था केंद्रित है। तो जब वो देख रहे हैं कि मेरा जीवन स्तर नीचे जा रहा है और कुछ ही लोगों का जीवन स्तर ऊपर जा रहा है और उनके बाल बच्चे खूब ऐश कर रहे हैं, तो नौजवानों के अंदर में क्रोध जो है वो हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। जो दबा हुआ क्रोध है, वो दबा हुआ क्रोध हिंसात्मक क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। ये साइकोलॉजी है और यही हमने नेपाल में देखा। बांग्लादेश में भी आपने देखा कि बांग्लादेश जो था उसमें कोई लीडर नहीं था। वो मतलब खुद से खड़ा हुआ आंदोलन था, काफी सारे स्टूडेंट्स थे। बट आप बोल दो कि ये स्टूडेंट का ये मतलब ये पूरे जन विद्रोह का ये पर्टिकुलर स्टूडेंट लीडर था, ऐसा नहीं था। वहां पे कई सारे जो है लीडर्स अपने अपने एरिया में स्टूडेंट लीडर्स काम कर रहे थे। नेपाल में भी देखिए नौजवानों का ये विद्रोह है, इसमें कोई लीडर नहीं है। बांग्लादेश में जब विद्रोह हुआ तो कहां से लेके आए वो लोग लेके आए अमेरिका में सेटल अर्थशास्त्री जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने आके सत्ता संभाली। नेपाल में क्या होता है ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने विद्रोह किया वो लोग सत्ता में नहीं आए, उन्होंने सिर्फ तख्ता पलट किया है। इसीलिए जो दूसरा थॉट है, जो मैंने बोला कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो बोलता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता और बढ़ता हुआ एलिटिज्म जो है,
ठीक है, कि कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन है, वेल्थ, पावर, सारे मीन्स, ठीक है, और बाकी सारे लोग हाशिए पे है। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि ये बड़ा रीजन है विद्रोह का। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि ये चाइना और अमेरिका के संघर्ष का जो है वो परिणाम है। अमेरिका चाइना को हर तरफ से घेरना चाहता है इन सारे छोटे छोटे जियोपॉलिटिकल स्टेट्स के भरोसे। चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया अपना अलग से एक वॉइस रखती है। पहले गुटनिरपेक्षता में ये वॉइस थी, आज की डेट में कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसके हिसाब से वॉइस रहेगी। तो हम इंडिया को तो बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि इंडिया की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बट जो छोटी इकोनॉमी है, छोटे देश हैं, उनके राजनीतिक क्रियाकलापों को, उनकी पॉलिसी को जो है हम अपने हाथ में रख सकते हैं। ऐसे CIA, अमेरिका या फिर चाइना और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है। और यही रीजन है कि टाइम टू टाइम जो है हमको इन राष्ट्रों में विद्रोह देखने पड़ रहा है। अब आपके दर्शक ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट में से कोई भी एक थॉट जो है, जो भी उनको लगता हो कि ये सही है, तो उसके ऊपर में और थोड़ा गहन अध्ययन कर सकते हैं। जी मानसी। अच्छा राजीव जी, तानाशाह ज्यादा लंबे वक्त तक कुर्सी पर नहीं रह सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जहां तानाशाही हुई, जहां लोगों की बात ना सुनकर अपने मन की बातें होने लगी, वहां पर दिक्कतें खड़ी हुई। वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल ही क्यों ना हो, और दुनिया के तमाम और देश हैं जो इसका इतिहास में जो है गवाह बन चुके हैं कि जहां पर भी तानाशाही हावी होगी, लोकतंत्र पर अटैक होगा, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। वो लोग जो जिम्मेदार होंगे उनको जनता उखाड़ फेंकेगी। हालांकि नेपाल में जो परिस्थितियां बनी है वहां पर तो मारपीट तक की नौबत आ गई। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला तक दिया गया, प्रधानमंत्री पूर्व जो है वो मारे जा रहे हैं, वित्त मंत्री घसीट घसीट कर सड़कों पर मारे गए हैं। तो वहां तो स्थिति जो है सो है। नहीं, मैं आपकी एक बात से तो सहमत हूं कि तानाशाही का कभी ना कभी अंत होता है, खात्मा होता है, पर तानाशाह ज्यादा दिनों तक शासन पे नहीं रहता है। ये तो इतिहास हमें इसके उल्ट बताता है। इसलिए बताता है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूं। मैमूर कद्दाफी 1969 में लीबिया के शासक बने थे, 2011 के विद्रोह में उनको मार गिराया गया। 42 साल वो शासक थे। हाल फिलहाल में अब बशर असद जो सीरिया के राष्ट्रपति थे, वो 2000 में बने थे राष्ट्रपति, ठीक है, और 2024 में उनको अपदस्थ किया गया, यानी 24 साल वो शासन में रहे। इसके अलावा सलेह जो यमन के शासक थे, वो 1978 में शासक बने थे, 2011 में जो है उनको अपदस्थ किया गया। बेन अली जो ट्यूनीशिया करके जो कंट्री है, जहां से जास्मिन रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था 2011 में, आपको याद होगा कि बुआजी एक सब्जी बेचने वाला एक व्यक्ति था, अब्दुल बुआजी, उसने अपने आप को आग लगा ली थी करप्शन के कारण, क्योंकि वो जहां पे सब्जी का ठेला लगाता था, रोज पुलिस वाले आके उससे हफ्ता वसूली करके लेके जाते थे। जब उसने एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेन किया तो उसको भगा दिया गया। परेशान होकर उसने अपने आप को आग लगाई। वो लोगों ने मोबाइल पे कैप्चर किया और उसके बाद में जो है ट्यूनीशिया में बेन अली की सरकार को उखाड़ फेंका गया और वहां से जो है ये सारा का सारा पूरे मिडिल ईस्ट में फैला। फिर हुस्ने मुबारक, आपको याद होगा, इजिप्ट के राष्ट्रपति, वो 1981 में बने थे और 2011 में उनको 12 में उनको अपदस्थ किया गया। तो ये कोई 24 साल, कोई 30 साल, कोई 42 साल लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया है। ठीक है, आप हमारे पड़ोस में चले जाइए तो थोड़े समय पहले जियाउल हक हुआ करते, थोड़े नहीं काफी समय पहले जियाउल हक हुआ करते थे। जियाउल हक 73 में मेरे ख्याल से बने थे, 88-89 तक वो रहे राष्ट्रपति पाकिस्तान के। तो तानाशाह तो लंबे समय तक राज करता है, पर यह भी सही है कि उसका अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ आपके दर्शकों के जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं बताया। जियोपॉलिटिक्स पता होना चाहिए इनको, इन नेताओं के बारे में, तानाशाहों के बारे में पता होना चाहिए, ये तो बात सही है ही, परंतु इसके अलावा उनको ये भी समझने की जरूरत है कि तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए एक जन आक्रोश जो है उसको संगठित करना पड़ता है। जन आक्रोश जो है वो स्वतः जो है सड़कों पे आ जाए, टूट पड़े, वो डायरेक्शन लेस जन आक्रोश जो है उससे
बहुत ज्यादा रिजल्ट्स निकलते नहीं है। जन आक्रोश, जन आंदोलन जब डायरेक्टेड हो तभी उसके रिजल्ट्स आते हैं। हमारे देश में भी हमने इमरजेंसी के टाइम में देखा कि कैसे जनसंघ, कैसे जेपी मूवमेंट जो है उसके दौरान एक जन आक्रोश बिल्ड हुआ और इंदिरा गांधी सरीखी नेता जिसने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे, बांग्लादेश जैसे देश का निर्माण हुआ था, उतनी यशस्वी नेता को जो है इस देश की जनता ने शासन से अपदस्थ किया। तो जन आक्रोश को संचित करना पड़ता है, उसको एक संगठित एक 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 आकार देना पड़ता है और आकार देने के बाद ही उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। अन्यथा जन आक्रोश जो है थोड़ा बहुत डैमेज करेगा और फिर कहानी समाप्त हो जाएगी। जी हिमांशु। अच्छा, 4 साल के अंदर हमारे पड़ोस की 3 डेमोक्रेसी जिसमें तख्ता पलट हुआ, जिसमें बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए, घायल हुए, हमें क्या सीखने की जरूरत है कि आम जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो सरकारें हैं उनको क्या याद रखने की जरूरत है? ये घटनाएं हमें भी कोई सीख देती हैं या फिर हम भी उसी रास्ते पर हैं जहां हम किसी की बात नहीं सुनेंगे? हालांकि भारत में कभी ऐसा होने वाला है नहीं जिस तरह के हालात हमारे पड़ोसी मुल्कों में हुए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े, मतलब एक सभ्य समाज है हमारा, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अराजक हैं लेकिन सभी अराजक नहीं है। नहीं, यहाँ पे इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि 80 करोड़ लोगों के तो पेट भर रहे हैं ना। देखिए, पेट आपका खाली होना जरूरी है। जन आक्रोश के लिए, आंदोलन के लिए आपको भूखे रहना, पेट की आग जो है वो कंसिस्टेंटली बनी रहती है, तभी आक्रोश होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटेलिजेंटली जो है पहली इस सत्ता ने जो है ये 80 करोड़ लोगों के पेट भरने का इंतजाम कर दिया है। फिर जो सबसे कुचला हुआ तबका है किसान वर्ग, उनके लिए किसान निधि योजना भी है और इस देश में लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है। भाई, जन आक्रोश तब ना पनपेगा, फूटेगा जब लाभार्थी जो है वो उस तरीके का कोई एक लाभार्थी वाला जो है वो ये ना। आज की डेट में 80-90 करोड़ तो इस देश में लाभार्थी है। तो जन आक्रोश तो भारत में सवाल ही नहीं उठता है। भारत की अपनी अलग समस्याएं हैं और भारत की, आपने सही बोला कि डेमोक्रेसी भी बहुत मैच्योर है। यदि यहाँ पर जो है विपक्ष जो है, देखिए कल का जो मैंने वीडियो बनाया करंट अनप्लग बाय राजीव में, उसमें जो एक खास 2 मैंने बात बताई वो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। एक तो ये कि इंडिया के आंदोलनों की यदि हम हिस्ट्री देखें तो आप पाओगे कि जितने भी आंदोलन हुए वो तब हुए जब कांग्रेस सत्ता में रही है और जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। आप चाहे जेपी मूवमेंट देख लीजिए, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं। 1975 में भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ था, तो हमने देखा कि इमरजेंसी के काल में क्या हुआ। फिर आप याद कीजिए कि राम मंदिर का जब मुद्दा गरमाया उस टाइम में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो अगेन कांग्रेस सरकार में थी। इसके बाद में आप हाल फिलहाल में आइए, 2011 का जब अन्ना आंदोलन हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो जन आक्रोश इंडिया में बिल्ड होता है और जब आंदोलन आते हैं तो आप देखिएगा कि कांग्रेस सत्ता में रहती है और भाजपा विपक्ष में रहती है और ये जन आक्रोश को जो है बढ़ाने में बहुत बड़ा इसका योगदान रहता है। ठीक है। अच्छा राजीव जी, यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। ऐसे तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे ज्यादा सताती है इसीलिए उनके राज में जन आक्रोश खड़ा होता है, ये भी तो कह सकते हैं कुछ लोग। नहीं, कांग्रेस पार्टी संविधान का और डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करती है। उसको पता है कि पब्लिक प्रेशर जो है उसको आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट है। इसीलिए अन्ना हजारे मूवमेंट को चलने दिया इन्होंने। ये पब्लिक वॉल्व है, ये प्रेशर वॉल्व है, ये पब्लिक प्रेशर यहां से निकलता है। तो यदि आप वो नहीं दोगे तो फिर तो मतलब डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो जाएगा। तो 2 ही तरीके, या तो पब्लिक के प्रेशर को ऐसे बाहर निकलने दो या फिर आप 4 लाख करोड़ जैसे ये सरकार अलग अलग स्कीम्स में, सिर्फ केंद्र सरकार 4 लाख करोड़ खर्चा कर रही है आज की डेट में। इसके अलावा महाराष्ट्र जैसे लाडली भाऊ, लाडला भाऊ, लाडली बहना है, दीदी कौन सी दीदी, फलाना गृह योजना, गृह लक्ष्मी योजना, 50 अलग अलग तरीके के राज्यों की स्कीम है। मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा। बजट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूं, 3.88 लाख करोड़ यानी 3.88 लाख करोड़ भारत सरकार सब्सिडी के रूप में खर्च कर रही है। ठीक है, ये मेरा अपना रिसर्च है, पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ।
तो ये क्यों इतना पैसा खर्चा कर रही है? जिस सरकार का बजट ही जो है वो लास्ट ईयर 45 लाख करोड़ का था, 45-46, इस बार 50 लाख करोड़ के शायद आसपास का है, तो अपना 10% सब्सिडी में ही खर्च कर दे रही है अपने बजट का। तो आप समझिए क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है ताकि पब्लिक प्रेशर जो है वो बिल्टअप ना हो, तो जन आक्रोश डेवलप ना हो भारत में, इसके लिए जो है तमाम तरीके से ये भाजपा सरकार जो है इसने प्रयत्न किए। मैं वापस आता हूं अपनी बात पे। तो कांग्रेस जो है वो संविधान का और डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करती है, इसीलिए उसने ये आंदोलन को पनपने दिया। जैसे बोला जाता है कि क्लास में जो सबसे बदमाश लड़का उसी को मॉनिटर बना दो तो क्लास शांत हो जाती है, क्लास में हड़कंप जो है हुड़दंग जो है वो मचता नहीं है। तो ऐसी स्थिति, जितनी बार भी आंदोलन हुए भारत में, आप देखिए भाजपा विपक्ष में रही है और कांग्रेस सत्ता में रही है, परंतु पिछले 11 साल से जब आर्थिक असमानता इस देश में बढ़ी है, जब बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है, उस वक्त में भाजपा सत्ता में है। और चूंकि कांग्रेस जो 75 साल के भारत के आजादी के इतिहास में, 76 साल में जिसने 60 साल शासन किया है, उस पार्टी के पास में एक्सपर्टाइज ही नहीं है आंदोलन खड़ी करने की, क्योंकि वो हमेशा से सत्ता का जो है वो पाट रही है, भाग रही है। आंदोलन खड़े करने के लिए एक अलग तरीके के टैलेंट की जरूरत है, एक अलग तरीके के एनर्जी की जरूरत है। अच्छा, मुझे याद है टैलेंट की कमी है। जी जी, मुझे याद है कि बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, रातों रात लाठियां बंजी थी, और कहा जाता है कि बाबा रामदेव अगर वो महिलाओं की ड्रेस पहन के भागे नहीं होते तो आज शायद होते नहीं। तो वो भी तो कांग्रेस सरकार में ही हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि लाठियां बरसी, पर वो लाठियां 5-7 दिन जब वो बैठ गए थे, उन्होंने एक मुद्दत मांगी थी कि इतने मुद्दत तक हमको आंदोलन करने दो, आप ठीक है बैठने दो। वो मुद्दत क्रॉस हो गई थी, उनको बार बार कहा गया था कि भाई आप जगह खाली करो, उन्होंने नहीं खाली किया, ठीक है। तो उसके बाद कार्रवाई हुई, और वो रीजन ये था कि उसके पहले अन्ना आंदोलन में सरकार अपने हाथ जला चुकी थी। अगर इनको लाठियां बरसाना रहता तो यार अन्ना आंदोलन में बरसा चुकी रहती। अन्ना आंदोलन में तो इन्होंने लाठियां नहीं बरसाई। तो वो देखिए, चूंकि एक बार हाथ इनके जल चुके थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, ये दोबारा अपने हाथ नहीं जलाना चाहते थे। इसीलिए बाबा रामदेव को इन्होंने कहा कि भाई आप एक दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए, जब वो मुद्दत काफी ज्यादा क्रॉस होगी तब उसके उनके ऊपर में कार्रवाई। और ये सब फालतू की बातें हैं कि अब वो महिला की ड्रेस पहन के नहीं भागते तो शायद आज जीवित नहीं रहते। ये उन्होंने अपने आप को ही जो है शिवाजी महाराज बनाने का प्रयास किया है। शिवाजी महाराज तो महिला की ड्रेस में नहीं गए थे, पर इन्होंने महिला की ड्रेस में गए और खुद ही कहानियां गढ़ दी, ये बताने के लिए कि भैया जो है मैं किस तरीके से जो है चालाकी से जो मैं निकला हूँ। बाबा रामदेव का क्या असली स्वरूप है ये आप भी जानते हैं। उनको बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव आज की डेट में लोग बोलते हैं। और भाजपा सरकार की गोद में बैठे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ये बोलते थे कि रुपया और डॉलर बराबर आ जाएगा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो जाएगा, उसमें से एक भी चीज नहीं हुई। बाबा रामदेव यदि इतने ईमानदार होते, इतने ही अच्छे इमेज वाले होते, इतने ही निष्पक्ष होते, तो आज उनको फिर आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पे होना चाहिए। क्यों नहीं है बाबा रामदेव सड़कों पे, क्यों नहीं है अन्ना हजारे सड़कों पे? लोग ये सवाल पूछ रहे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए इनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए श्री रविशंकर की निष्पक्षता पे सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हो, आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, आप लोग सांप्रदायिक लोग हो, धार्मिकता के नाम पे आप सांप्रदायिकता की विचारधारा को जो है वो फॉलो करते हो। इसीलिए इन लोगों के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर है, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, पर ना बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं, ना श्री श्री रविशंकर नजर आ रहे हैं, ना अन्ना हजारे नजर आ रहे हैं। कहाँ गए ये लोग? क्या अभी भारत की स्थिति जो है वो कांग्रेस की स्थिति से ज्यादा बेहतर है? और बदतर हो गई है भारत की स्थिति। पर ये जो 3 नाम मैंने लिए, अन्ना हजारे, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव, जो 2011-12 में आए थे, आज ये लोग कहाँ हैं? जनता पूछ रही है, लोग जानना चाहते हैं कि ये लोग क्यों नहीं अब आंदोलन कर रहे हैं। जी मंच। अच्छा, ऐसे ही आंदोलन नहीं हो रहे हैं क्या? इसी की वजह से कंटिन्यूटी बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो अगर सत्ता परिवर्तन होगा, तख्ता पलट होगा, तो चुनाव के जरिए ही होगा। लेकिन
चुनाव में ऐसा नहीं हो पा रहा है और जनता बीजेपी पर बार बार विश्वास कर रही है, तो ये क्या संकेत दे रहा है? नहीं, क्या हो, तो राहुल गांधी ने बताया कि ये तो वोट चोरी की सरकार है। भाई वोट चोरी की सरकार है, अब तो ये घर घर में बात चलने लगी है कि ये तो वोट चोरी करके सत्ता में आते, इनके साथ में ज्यादा लोग बीजेपी वाले सर, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं पहले ये लोग अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे, अब वोट चोरी का नया खेल ले आए। नहीं, तो अगर आप वोट चोरी नहीं करते हो तो आप इलेक्शन कमीशन के इसमें क्यों आ रहे हो बचाव में? ईवीएम के ऊपर में ठीकरा फोड़ते थे तो आपने ईवीएम से बैलेट पे आए क्या? आप क्यों नहीं आए आप ईवीएम से बैलेट पे? तो ये आपके अगेंस्ट कुछ ग्रीवेंसेस है, कंप्लेंट्स हैं, आप उनका रिड्रेसल, उनको सॉल्व करने के बदले, जो भी शिकायतें आपके खिलाफ है उन शिकायतों का समाधान ढूंढने के बदले आपके सामने जो शिकायत लेके जा रहा है आप उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हो। किल द मैसेंजर, किल द मैसेंजर। ये स्ट्रैटेजी कोई आज की नहीं है, ये सुकरात प्लाटो के टाइम से चली आ रही है कि जो व्यक्ति सवाल उठाए उसकी ही इंटीग्रिटी को आप जो है प्रश्न चिन्ह उसी के ऊपर में लगा दो। अगर राजीव रंजन सिंह सवाल पूछ रहे सत्ता से तो बोल देंगे राजीव रंजन सिंह तो भ्रष्टाचारी है, राजीव रंजन सिंह तो कौमुकता से भरे हुए हैं, राजीव रंजन सिंह जो है 50 जो है वो राजीव रंजन सिंह के अंदर की गलतियां खामियां निकाल के उनको जो है वो बेइज्जत बदनाम करने की कोशिश करेंगे। पर राजीव रंजन सिंह ने जो सवाल खड़े किए उसके जवाब नहीं देंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि ये सवाल जो उठाए हैं वो गलत है कि सही है। वो राजीव रंजन सिंह की इंटीग्रिटी खराब करने में लग जाएंगे, उनको बदनाम करने में लग जाएंगे, उनकी इज्जत का जो है वो तार तार करने में लग जाएंगे। परंतु जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों के जवाब कहीं नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो है ये तरीका है, ये इनका है चाल चरित्र और चेहरा। जो ये बार बार चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है कि भैया जब खुद सत्ता में आओ तो पूरी तरीके से जो है ऑटोक्रेटिक रूप से काम करो, तानाशाही के रूप में काम करो, और जब खुद विपक्ष में बैठो तो जोर जोर से चिल्लाओ कि भाई इस देश में तो प्रजातंत्र मर रहा है, प्रजातंत्र का गला घोट रहा है, घोटा जा रहा है, और उसके बाद में जन आंदोलन खड़े करने का प्रयास करो। ये इनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। तो ये अब जनता धीरे धीरे समझ रही है, इनको समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा इनको, है ना। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब जनता चुनाव में तय करेगी और बिहार का चुनाव हमारे सामने है। अब देखते हैं वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो कितने मतलब वोटर में तब्दील होते हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत जुटी वोटर अधिकार यात्रा में। अब वोटर कितने आते हैं पक्ष में खड़े होने, ये देखना बाकी है। और फिलहाल जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है या फिर पिछले 4 साल में जिस तरह से 3 तख्ता पलट हुए हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।